ओके, नोट्स अभी रहने दो, कल वाले निकालने हैं। अच्छा जी, कल होमवर्क का सवाल था, कोई इशू तो नहीं आया होमवर्क के सवाल में? क्या कितने रुपए का डिफरेंस? 3 रुपए का। यार बस कर दो यार, खुदा के लिए बस कर दो यार, छोड़ दो यार। 2-3 रुपए 5 रुपए खुदा के लिए 5 रुपए का डिफरेंस आया, बस कर दो यार, बस कर दो। अब एग्जैक्ट फिगर्स लिखें, अगर सोल्यूशन में कुछ और है, आपका कुछ और आ रहा है, जो आपका आ रहा है वो आप लिखें। एंड पे 3-4-5 रुपए का फर्क है, लेट इट भी आने दें उसको। क्या चीज? कौन सा लेक्चर था? 15 जी, बताएं क्या मसला आया था। ये अब बस ऐसी टाइम जाया कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई मसला नहीं, कोई मसला, कर लें जी। ये NI21000000 नहीं आ रही? नहीं, ये कितनी आ रही है आपकी कैलकुलेटर? ये सही आ रही है? ये कितनी आ रही है? 2 रुपए कम आ रही है? तो छोड़ें फिर, ठीक है। आप इधर जो भी आ रही है 2 रुपए कम आके चला दें, कोई मसला नहीं, बस जाने दें। और फिर जब पहली एंट्री करेंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं, पहली एंट्री जब आप करेंगे, लीज रिसीवेबल, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, तो इधर कितना आएगा बोले? NI कितनी आएगी? 209999 एज इट इज पेपर में एंट्री कर दीजिएगा, और 2 रुपए का डिफरेंस को कहीं डालने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। और इसीलिए उसने कोशिश की, एग्जामिनर ने काफी ज्यादा के फर्क ना आए, उसने रेट बड़ा एग्जैक्ट देने की कोशिश की, 12.9972, लेकिन अगर इससे भी आगे वो रेट लेके जाता तो बहुत एग्जैक्ट फिगर्स आ जानी थी। तो इस वजह से ये मसला आया। तो लीव इट, कोई मसला नहीं। अगर पेपर में ऐसा हो जाए तो एज इट इज एंट्री कराइएगा, 2 रुपए का डिफरेंस कहीं डालने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा राउंडिंग का जैसे डिफरेंस आया। तो एंट्रीज में भी कोई मसला नहीं, कर दीजिएगा। आई थिंक इट्स ओवर, बड़े हो गए हैं, 2-3-4 रुपए के एंट्रीज में भी डिफरेंस आ जाए, नो प्रॉब्लम। ओके, बाकी ये बता दें, आपने 1 लाख की फिगर उठाई थी या 3 लाख की फिगर उठाई थी? लीज में परचेज करने की ऑप्शन है, वो चीज जो बाजार में 3 लाख की है, हमें लाख की मिल जाएगी। तो बताएं हम कितना पे करेंगे? 1 लाख हमारा आउटफ्लो होगा लेसी का, और लेसर का इनफ्लो होगा। अच्छा जी, अब ये सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 में अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा, ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज, ये बहस इंशाल्लाह भी तफसील से तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने एक और सवाल पे करनी है। तो फिलहाल इस सवाल में वाज़ेह क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज बता दें, करवाओ लो करके टेम्परेचर। भाई उनको बुलाएं जरा, आ रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस लीज की एंट्रीज छोड़ें, ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज किसी को याद हो? एसेट खरीदा, और एक मिलती जुलती इसकी एंट्री थी, वो हमने छोड़ी थी। एसेट खरीदा, इसको छोड़ दें। किराया आया, कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन, लेकिन ये लिखवाया था यूजफुल लाइफ के ऊपर होगी, ये यूजफुल लाइफ के ऊपर होगी। ओके, चीजें उधार पे बेचने की एंट्री बताएं। डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ये एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं आज के सवाल से पहले। चीजें उधार पे बेचने की एंट्री, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। डेटर से पैसे आने की एंट्री, कैश डेबिट, डेटर, क्रेडिट। जरा जबानी बताएं इसका। ये देखें भाई, इसका ना ब्रेकर खराब हो, ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये किसी को बता दें, कौन सही करेगा? तो अच्छा, टेम्परेचर इसका ज्यादा कर दें, 26-27। आप जरा जबानी कलामी बता दें भाई। इधर देख, इधर मोहतरम, छोटी सी भी चीज आगे पीछे नहीं करनी। ऑपरेटिंग लीज की जनरल एंट्रीज बड़ी आसान है, फोकस करो थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इन एंट्रीज करने के बाद बैलेंस शीट में डेटर कितने का नजर आएगा? एक्सेलेंट, 10 रुपए का। क्यों? उधार पे कितने की चीजें बेची? 50 की। और डेटर कितने पैसे? जगह दे दें, कैमरे से हट जाए थोड़ा सा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, डेटर को कितने की चीजें बेची? 50 की। कितने पैसे आए? कितने फिर कभी दे देगा? और इन एंट्रीज को टी अकाउंट में हम पोस्ट करते थे डेटर के,
जी सेल 50, कैश 40, कैरी डाउन 10। ओके, इस बुनियाद पर अब आज का सवाल शुरू करते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। सवाल में आ जाएगा, लेसर बॉट एन एसेट फॉर ₹500 ऑन यकम जनवरी 2005 एंड 15 एंड लीज डेट ऑन द सेम डेट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। तो यकम जनवरी 15 को लेसर की एसेट खरीदने की एंट्री बता दें। आंसर नंबर 10, ये कल के नोट्स मैंने खोले हुए हैं। आंसर नंबर 10, लेसर बॉट एन एसेट फॉर ₹500 यकम जनवरी 2015। अच्छा, आमने सामने एंट्री कीजिएगा 2 सालों की, पेपर में नहीं ऐसे करनी, लेकिन अभी समझने के लिए 31, 12, 15। अच्छा, अब आपने 4-5 मिनट तक एंट्रीज नोट नहीं करनी, क्योंकि मैंने एंट्रीज एक तरीके से करनी है, फिर बाद में तरीका बदलना है। इधर आ जाओ। जो एसेट लेसर ने लेसी को लीज पे दिया, फर्ज करें वो एक गाड़ी थी, उस गाड़ी की लाइफ कितनी थी? 10 साल, लेकिन उस गाड़ी की लीज टर्म कितनी थी? 2 साल। यानी कितने महीने, कितने साल के लिए किराए पे दी? 2 साल के लिए किराए पे दी। ओके, एनुअल रेंट ऑफ 30 एंड 80 आर पेएबल इन ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 31 दिसंबर 16। तो अब आप ये बता दें कि 15 के एंड पे कितना किराया आएगा और 16 के एंड पे कितना किराया आएगा? 80, 30 और 80 का किराया आएगा। क्लियर? आमतौर पे किराया फिक्स होता था, लेकिन इधर किराया चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब मुझे बता दें 30 रुपए जब 31 दिसंबर 15 को आएंगे, तो इसमें इंस्टॉलमेंट को प्रिंसिपल इंटरेस्ट में तकसीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज पढ़ी थी हमने, कैश डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 15, अभी नोट नहीं करनी है एंट्रीज। 31 दिसंबर 15 कैश डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट। कितने रुपए आए जी पहले किस्त में? 30। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, अगर मैं अगला साल शुरू करता हूं 31 दिसंबर 2016, तो क्या अगले साल मैं एसेट दोबारा खरीदूंगा लेसर? अच्छा जी, पहले साल किराया कितना आया? 30। अगले साल किराया कितना आया? 80 का। तो एरियर में किराया आया 31 दिसंबर 16। बोलें जी एंट्री, कैश डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट। कितने से जी? 80 से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी सवाल में। कैश डेबिट, रेंटल इनकम, अटेंटिव रहो, कैश डेबिट, रेंटल इनकम, क्रेडिट। ओके, 31 दिसंबर 15 को हम एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन की, ये वाली जो कल एंट्रीज आपको बताई थी, डिप्शन डेबिट, अकाउंट डिप्शन, क्रेडिट। कॉस्ट बोले सर की 500। अच्छा, हम लेसर की काउंटिंग करें, लेसी की? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो लेसर के पास तो 10 साल एसेट रहेगा, 2 साल इस लेसी को दे देगा, 1 साल अगले किसी और को दे देगा, 6 महीने किसी और को दे देगा, 3 साल किसी और को दे देगा। तो याद रखिएगा, कल बताया था कि लेसर जब एसेट को ऑपरेटिंग लीज में डिप्रिशिएट कर रहा हो तो किस पे करेगा? यूजफुल लाइफ पे करेगा। 500 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 50। ओके, अभी नोट नहीं करनी। 31 दिसंबर 16 डिप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, ये क्या बात है? 500 वाला एसेट है, अभी सिर्फ 2 साल में 100 रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, ये क्या चक्कर है? 500 वाला एसेट 2 साल में सिर्फ 100 रुपया डिप्रिशिएट हुआ है। हाँ, लीज खत्म हो गई, कोई मसला नहीं, अब आगे किसी को लीज पे दे देगा, तो अगले साल भी लेसर 50 रुपए डिप्रिशिएट करेगा, अगले साल भी करेगा, लेकिन अब तीसरे चौथे साल किसको किराए पे दे ये कम से कम हमें नहीं पता, किसको किराए पे दे ये कम से कम हमें नहीं पता। अच्छा, इस पे ना अकाउंटेंट्स को एतराज हुआ कि लेसर एसेट डिप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन बेस पे कर रहा है और इनकम कभी 30 रिकॉर्ड कर रहा है, कभी 80 रिकॉर्ड कर रहा है, ये क्या कर रहा है लेसर? इस पे अकाउंटेंट्स को एतराज हुआ। तो इसलिए ये जो अकाउंटिंग मॉडल है ये लोगों को पसंद नहीं आया कि ये क्या एंट्रीज हैं। असल में इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये होती है कि लेसर लेसी को कहता है कि यार पहले साल का किराया थोड़ा कम दे दी, अगले साल का ज़्यादा दे दी, एसेट लीज पे ले जा। ऐसे लेसी अट्रैक्ट हो जाता है, लेसी खुश होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, कहते हैं यार पहले साल तो काफ़ी कम किराया देना पड़ेगा, चलो अगले साल ज़्यादा दे देंगे, कोई मसला नहीं, फिलहाल इस साल तो बचत महसूस हो रही है मुझे। तो लेसी इस अरेंजमेंट पे जल्दी से तैयार हो जाता है कि पहले साल का किराया कम, दूसरे साल का किराया ज़्यादा। तो कोई भी वजह बन सकती है, अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए किसी भी वजह से लेसर ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो स्टैंडर्ड ने कहा यार इन चक्करों में ना पड़ो,
एसेट्स आमतौर पे हर साल सेम बेनिफिट देते हैं। अगर आपने उसको गाड़ी दी है तो वो गाड़ी उसी तरह सड़क पे पहले साल भी चला रहा है, उसी तरह दूसरे साल भी चला रहा है। तो इसलिए जब भी सवाल साइलेंट होगा हम इनकम को भी स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए इन सवालों में भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो नहीं बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो निकालना नहीं, लेकिन एक वर्किंग जरूर होगी जो हम पहले किया करते थे। लेकिन उस वर्किंग के सिर्फ पहले 2 कॉलम उठाएंगे, नंबर 1 डेट एंड नंबर 2 इंस्टॉलमेंट। ये 2 कॉलम मजबूरन हम उठाएंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, पुराने सवाल होते थे उसमें एक लाइन पहले आती थी, उस लाइन की जरूरत नहीं है। एक लाइन पहले आती थी, उस लाइन की जरूरत नहीं है जिसमें हम पीवी लिखते थे या एनआई लिखते थे, उस लाइन की जरूरत नहीं है। इधर सिर्फ 2 लाइनें आएंगी क्योंकि 2 साल की लीज है। पहले साल का किराया 30, दूसरे साल का किराया 80, टोटल किराया 110। टोटल किराया 110। 110 को स्ट्रेट लाइन बेस पे अगर रिकॉर्ड करना चाहूं तो हर साल की इनकम 55। तो इसको बता दें कितनी किस्तें हैं, 2, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें। इनकम, अब मैं इनकम, भाई ये रिसीट है, ये रिसीट है। इनकम, इनकम मुझे बता दें 110 बटा 2, ये 2 है ना, 1 2 दफा नजर आ रही। अच्छा जी, आप जरा सोच के आपने बोलना है लेसर ने पहले साल कितना कमाया, कितना आया, दूसरे साल कितना कमाया, दूसरे साल कितना आया। अच्छा, वैसे दोनों सालों के एंड पे खड़े होके देखें, दोनों सालों में कितना कितना कमाया, 55 कमाया, यानी कितना कमाया, और आया भी कितना। लेकिन अब जरा अकाउंटिंग अच्छी हो जाएगी, P&L में हमारे दोनों सालों में 55 जा रहा होगा। तो ये अकाउंटिंग मॉडल सही नहीं है जो मैंने आपसे एंट्रीज की हैं। तो मैं सिर्फ इन एंट्रीज को मिटा रहा हूं, इन एंट्रीज को मिटा रहा हूं, और इसकी जगह मैं 2 एंट्रीज करूंगा, इसकी जगह 2 एंट्रीज करूंगा, ताकि किराया किस बेस पे रिकॉर्ड हो, स्ट्रेट लाइन बेस पे, किराया स्ट्रेट लाइन पे। बाकी एंट्री सही है, डेप्रिसिएशन की भी सही है और एसेट के खरीदने की एंट्री भी सही है। ओके, अब वो एंट्रीज हमने क्या करनी है, हमने बचपन के अंदर एक अकाउंट सीखा हुआ है जिसमें, अच्छा हमने बचपन के अंदर, जल्दी बैठो, हाँ आप लोग इधर देखो, हमने बचपन के अंदर एक अकाउंट सीखा हुआ है जिसमें कमाया और आया के अंदर डिफरेंस होता था। ये देख लें, शायद ऐसे टीचर बात नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन आप देख लें एक अकाउंट बचपन से हमने सीखा हुआ है जिसमें कमाया और आया में डिफरेंस होता है। कितना कमाया, P&L में कितनी सेल गई, 50, कितना आया, कितना फिर कभी आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिमिलरली उस पैटर्न के ऊपर अगर हम एक अकाउंट बना लें जिसमें कमाया और आया के अंदर डिफरेंस आ रहा हो तो हमारा काम चल जाएगा। अब मैं वर्किंग 2 करने लगा हूं, वर्किंग 2। इस अकाउंट का नाम डेटर रखूं या रेंट रिसीवेबल? डेटर तो अच्छा नाम नहीं होगा, डेटर को तो हम चीजें बेचते हैं, इसे हमने किराया लेना है। तो डेटर जैसा नाम को ढूंढें, डेटर जैसा नाम हो सकता है रिसीवेबल, रिसीवेबल नहीं, बस ठीक है, डेटर जैसा नाम क्या, रिसीवेबल। और रिसीवेबल की जगह कौन सा रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। ओके, अब आपने पहला काम क्या करना है, आपने ना साथ साथ कैरी डाउन नहीं निकालने, अप्रोच समझने की कोशिश करें। फिलहाल आप डेटर ही समझ लें इधर, और फिलहाल आप इधर सेल ही समझ लें। सेल ना 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 यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा समझ आई बात। सेल 55 रिकॉर्ड करें स्ट्रेट लाइन बेस पे, और सेल के बिल मुकाबिल कैश 30 और 80। अब बता दें डेटर अकाउंट में एक तरफ इनकम आती है और दूसरी तरफ कैश आता है। अब बता दें जी पहले साल कमाया कितना, आया कितना, कितना फिर कभी आ जाएगा, कैरी डाउन कितना आ गया, 25। ये कैरी डाउन अगले साल का ब्रॉट डाउन बनेगा। अब बता दें कितना पिछले साल वाला आना था, कितना इस साल कमाया, कितना आ गया, शुक्र है। अब डेटर से कोई भी पैसे नहीं लेने। तो मेथोडोलॉजी ये नहीं होगी कि हर साल का अकाउंट आप साथ साथ कैरी डाउन निकालें, ये जरा पिक्चर जहन में लाएं। मेथोडोलॉजी ये होगी क्या, पहले दोनों सालों की सेल पंच कर दी सिस्टम में, फिर दोनों सालों का कैश पंच कर दिया, दोनों सालों की सेल डाल दी, दोनों सालों का कैश डाल दिया। आप जरा नजर मार के बताएं कि किराया ज्यादा तो नहीं आ गया, देखिए देखिए देखिए, किराया ज्यादा तो नहीं आ गया, बल्कि कम आया है। आना कितना था, आया कितना, 30, तो बताएं कितना फिर कभी आ जाएगा, 25, बैलेंसिंग आ गया। ये कैरी डाउन अगले साल का, पिछले साल वाला कितना लेना है, 25, इस साल वाला कितना लेना है, 55, टोटल कितना आ गया, शुक्र है, क्योंकि लीज खत्म हो गई है। तो अब डेटर से कम कोई पैसे लेने वाले नहीं रह गए। अब इन अल्फाज को जरा बदलवा दें,
यहां पे डेटर की जगह क्या लिखना है, रेंट रिसीवेबल, और यहां सेल की जगह इनकम, रेंटल इनकम भी लिख सकते हैं, मैं खाली इनकम लिख रहा हूं, रेंटल इनकम। चलें जी, वर्किंग 1 और 2 नोट कर लें, फिर ये दो एंट्रीज यहां मैं बाद में करा देता हूं। ये एंट्रीज तो मैंने कल वाली लिखवाई हुई है, ये तो वो कल वाली रिवीजन है, इसको छोड़ें, ये कल वाली रिवीजन है। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन आया कमाया। यहां तक आ रहा है। और ऊपर जाएं, रजिस्टर के टॉप पे जो लाइनों पे जगह खाली होती है, रफ वर्किंग में ये जरा नोट कर लें, रफ वर्किंग में ये दो एंट्रीज और ये रफ वर्किंग में। इन फिगर्स का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, बेशक इन फिगर्स को 500 400 500 400 कर दें ताकि बिल्कुल सवाल से मैच ही ना करे कोई फिगर। तो डेटर की तरह का अकाउंट खुल गया। अब जरा आप हिम्मत करवा के एंट्रीज बता दें। डेटर डेबिट सेल कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। जब भी आया कमाया में डिफरेंस होते हैं तो दो एंट्रीज होती हैं। अच्छा बोलें जी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, या फिर कोई और एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की जगह बोले 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 रिसीवेबल डेबिट इनकम, इनकम में 55 डालना है, रिसीवेबल डेबिट, अभी नोट करना छोड़ें, बात समझे, रिसीवेबल डेबिट इनकम और कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश आती है आपको पता है, रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। आगे बोलें, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की जगह ब्रॉड डाउन की एंट्री नहीं होती, रिसीवेबल डेबिट, मेरा रिसीवेबल कितना बनता है 55, लेकिन पुराना भी देना था उसने तो इसलिए दे कितना गया वो 80, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट। अब अभी नोट नहीं करनी एंट्रीज, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 55 से, लेकिन वो दे के कितना गया बोले, फिलहाल कितना दे के गया 55 में से 30। कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती प्लीज, इस 55 की एंट्री होती है और 30 की एंट्री होती है। और अगले साल मेरी खुशी कितनी थी मुझे 55 की लेकिन दे के कितने गया, क्योंकि पुराने भी देने थे ना। क्लियर? अच्छा, एक अब छोटी सी चीज है, थोड़ी सी डाइजेस्ट कर लें, मेरे कहने पे अमल कर लें। कैश की एंट्री मैं पहले किया करूंगा, कैश की एंट्री पहले किया करूंगा। इसकी कई वजूहात हैं, शायद आज ही मैं वजह डिस्कस कर लूं, तो ये थोड़ी सी हार्ड टू डाइजेस्ट बात है आपके लिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बनी हुई है पहले। जी भाई लाइट चली गई थी क्या बात चल रही थी? हाँ अच्छा मोहतरम इधर देखें, ये भाई कह रहे हैं कि ये 55 कैसे आया, ये 55 कैसे आया। तो असल में जो आप लीज पे एसेट देते हैं ना, तो जो अगला इस्तेमाल करता है वो उससे ऑलमोस्ट हर साल सेम बेनिफिट ले रहा होता है, लेकिन हम अट्रैक्ट करने के लिए उसे कहते हैं पहले साल किस्त कम दे दो, तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, पहले साल कम पैसे दे दो और अगले साल तुम ज्यादा पैसे दे देना। लेकिन बैक एंड के ऊपर देखें कि वो जो बंदा लेसी है वो उससे फायदा तकरीबन एसेट से बराबर ही उठा रहा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं इनकम को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड कर लो। अच्छा जी, और यार लीज इसको आमतौर पे बाजार में रेंटल ही कहते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर रीजन जरा डीप डाउन जाके सोचो, अगला बंदा फायदा तो सेम उठा रहा है ना। अब इसका लीज नाम रखो, रेंटल नाम रखो, रीजन तो सोचो ना,
फायदा तो अगला बंदा सेम उठा रहा है, जब इधर से लेसर भी डेप्रिशिएट सेम कर रहा है, तो ये रीजन है। अब रीजन में जाने की कोई जरूरत नहीं, बस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। आपने ये रेंटल इनकम को बोले किस लाइन पे रिकॉर्ड कर दिया, स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा जी, हमारी बहस इस वक्त कुछ और चल रही थी, उस पर वापस आ जाए, लाइट चली गई थी। हमारी बहस ये चल रही थी कि जी कमाया कितना पहले साल, 55, कमाया कितना 55, लेकिन अगला बंदा फिलहाल कितने दे गया 30, अगले साल कितना कमाया 55, पुराने साल वाला भी देगा और इस साल वाला जो 55 रह गया वो भी देंगे, क्योंकि लीज तो खत्म हो गई है। अब छोटी सी बात मैंने कहा हार्ड टू डाइजेस्ट है, वो फिलहाल डाइजेस्ट कर लें। हम पेपर में एहतियातन कैश की एंट्री पहले कर दिया करेंगे, तो कैश की एंट्री पहले कर देते हैं और अब हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। इसकी रीजन मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। असल में किराया ना कभी एरियर में होता है, कभी एडवांस में होता है, इसलिए ना जनरल एंट्रीज आपको संभालनी पेपर में आसान हो जाएंगी। तो फिलहाल किराया एरियर में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, 31, 12, 15 बताएं जी कितना किराया आया। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट या कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट जी, कितना 30। ओके, और बोले 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 आगे। रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से जी, 55 से। अब एंट्री जरा आपने दोबारा बोलनी है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर से रिसीवेबल कितना बुक किया 55, लेकिन फिलहाल दे के कितना गया 30। क्लियर, बार बार बोलें। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब ये ना घर जाके सोचिएगा सर रिसीवेबल अभी रिकॉर्ड हुआ नहीं था पहले ही क्रेडिट कर दिया। ये ना सोचिएगा कि रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ नहीं था पहले ही क्रेडिट कर दिया। इसकी कुछ रीजंस हैं। अगर इस पैटर्न पे एंट्रीज नहीं कराई जाए तो एक और पैटर्न भी है, पास्ट में तजर्बा किया है, उस पैटर्न पे इतना टाइम लग जाता है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है। इससे ज़्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी बंदे को ज़्यादा मसला हो रहा है तो वो लिख मेरे कहने पर दें एंट्रीज, लेकिन पढ़ अपनी तरतीब से ले। अपनी तरतीब से क्या पढ़ ले समझने के लिए, बोले बोले। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर बुक किया और बाद में डेटर कितने पैसे दे गया 30 रुपए, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। हाँ राइट, 31, 12, 15 को राइट बना, उसमें से इतना ले लिया बस जी। नहीं वो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, सादा सादा चलें। इसको इनकम में डालें, इसको कैश में, इसको इनकम में, इसको कैश में। कई तरीके हैं भाई एंट्रीज के, ऑपरेटिंग लीज में एंट्रीज के कई तरीके हैं, लेकिन जितना बात को बढ़ाते जाएंगे उतना फैलती जाएगी और वो बात कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। पास के तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। अच्छा जी, अगला साल बोलें, आपका दिल क्या क्या चाह रहा है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं पहले क्या कर लें, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने से जी 80 से। और आगे बोलें रेंट रिसीवेबल यानी डेटर डेबिट और सेल की जगह रेंटल इनकम। अच्छा जी, एक मिनट जी 55। अब जरा देख के बताएं दोनों सालों में कमाया कितना 110 और आया कितना 110। चलें जी, क्या चीज इस तरह एंट्रीज करने का फायदा मैं अगेन डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें किराया एडवांस में आ जाया करेगा, तो फिर मैं आदत डालना चाह रहा हूं आपको कि पैटर्न एक रहे। बात थोड़ी आगे पीछे हो जाए कोई हर्ज नहीं, पैटर्न एक रहे। हमेशा याद रख लें कैश की एंट्री पहले करनी है। इस तरह पेपर में जिस मर्जी किस्म का सवाल आ जाए टैकल करना आसान होगा। ओके चलें जी, अब आप बनवा दें मुझे P&L और बैलेंस शीट। P&L आप जहन में कोई भी चीज़ है ना उसको प्लीज थ्रो अवे कर दें। लेट्स बी विद क्लास के साथ चलें। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बार बार बोलें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और प्लीज कैरी डाउन्स नहीं आते जनरल एंट्रीज में। एंट्रीज बार बार बोलें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जी बताएं जी, रेंटल इनकम 55, डिप्रिसिएशन। अब ये सेंस बन रही है चीजों की। क्या सेंस बन रही है कि कमाया उसने 55 और उसका एसेट वैल्यू लूज किया 50। ये P&L हो गया। बैलेंस शीट 2016 2015। चलें जी, पीपी नॉन करंट एसेट में, नॉन
करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट पकड़े जी 500, 500 माइनस 50, 450 माइनस 50, 400। पहले साल 50 रुपए और अगले साल 50 रुपए। देख लो ना मेरे भाई, 500 माइनस 50, 500 माइनस 50 माइनस 50, 400। हाँ एक चीज और नहीं, अब जनरल एंट्रीज में नहीं जाना, अब टी काउंट आपको हेल्प करेगा, अब टी काउंट आपको हेल्प करेगा। टी काउंट से कंफर्टेबली चीज पता चल रही है, कितना कमाया था, फिलहाल कितने दे गया, कितने फिर कभी दे देगा, 25। 25 के साथ क्या लिखूं, कोई नाम बताएं, रेंट या डेटर, जो भी नाम आप रखते हैं, रेंट रिसीवेबल 25, और अगले पहले साल कैरी डाउन 25, अब होते बैलेंस शीट में कैरी डाउन जाते हैं, और दूसरे साल कैरी डाउन 0। इसके सामने मैंने लिख दिया वर्किंग 2, ये आपने हमेशा वर्किंग 2 से उठाना है, यानी टी काउंट से। अच्छा, हर जगह ना थोड़ी थोड़ी ऐसी बात कर लेनी चाहिए कि पेपर में अगर एंड पे किसी सवाल के लिए टाइम कम बचे तो ज़रा कुछ रट्टा भी हमारा होना चाहिए, जिससे चीज़ें ज़रा जल्दी पिकअप हो जाएं। अब ज़रा ऊपर देखिएगा सारे, पहले तो ज़रा लॉजिक पे बात चल रही थी ना, देखें कैसे। पहले आपसे लॉजिक पे बात चल रही थी कि आपने 55 कमाया है और आपको 30 और 80 आया है, और लॉजिक पे ये बात चल रही थी कि इसमें से 25 अभी नहीं आया, ये 25 अगले साल शुक्र है आ गया, ये लॉजिक पे बात चल रही थी। लेकिन पेपर के अंदर अगर टाइम कम हो और जल्दी जल्दी हमने सवाल करना हो तो फिर तो कोई मसला नहीं, अगर बैलेंस शीट हमसे नहीं मांगी फिर तो शायद ये अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिगर्स ऊपर अवेलेबल है। तो अब फौरन पेपर में एंट्रीज करनी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। मेथोडोलॉजी बड़ी आसान है, बोले दोबारा, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। ओके, अब अगर बैलेंस शीट मांग ले, बैलेंस शीट अगर नहीं मांगी तो ये काफी है आपके लिए। अगर बैलेंस शीट मांग ले तो बता दें रिसीवेबल कितना है, ये बैलेंस शीट के लिए जरूरत पड़ी है कैरी डाउन निकालने की, वरना कैरी डाउन की कोई जरूरत नहीं थी। 25 और इधर कैरी डाउन 0। ओके, अच्छा अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ऑल टुगेदर बदलने लगा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे करता चलूं। अगर आप इस बात पे डट गए तो मैंने भी फिर इस बात पे डट जाना है, फिर आप मुझे जितना हिलने को कहेंगे मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इस बात पे डटेंगे पहले। अच्छा, बैंक में पड़े हुए थे 10 रुपए, ठीक है, आपने क्रेडिटर को दे दिए 8 रुपए, तो ये 2 रुपए बैंक में अभी तक पड़े हैं। ये मेरा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, बैंक सोच के बताएं, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है। बैंक में कितने पड़े थे 10, क्रेडिटर को कितने दे दिए 8, कितने लेने हैं, सॉरी कितने, हाँ कितने बैंक से लेने हैं, कितने बैंक से लेने हैं 2 रुपए, 2 रुपए हमारे बैंक में बस पड़े हैं, तो इस 2 को क्या कहते हैं, करंट एसेट। कभी ऐसा हुआ था इंट्रो की क्लास में कि आपने क्रेडिटर को पड़े बैंक में 10 रुपए हैं, बैंक मैनेजर को फोन करके कहा यार जरा पेमेंट ज्यादा कर दो, कोई मसला नहीं, तो कैरी डाउन इधर आ जाता था क्या, कितना, ये जो कैरी डाउन इधर आ गया है 3, तो आप इसका नाम क्या रखते थे, इसका मैं नहीं मानता, बैलेंस शीट में इसका नाम बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज में लिखते थे, इसका नाम मेरा नहीं ख्याल बदलते थे, मुझे तो लगता है इसकी आप यही एंट्री कराते थे, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट करते हैं सर, बस मेरा नहीं ख्याल, इसके साथ ओडी ऐसे करके लिख देते थे आप, क्योंकि बीडी तो पॉजिटिव साइड पे पड़ा हुआ है। तो मुझे 100% याद है जब तक मैंने इंट्रो पढ़ाई है कभी यहां ओडी नहीं लिखवाया जाता, और ना किसी आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में आपको मिला होगा कि बैंक के साथ ऊपर ओडी लिख दिया हो। हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, जब आप कहां जाएंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इससे 3 को करंट एसेट्स में शो करेंगे, करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे,
क्या अब आप इस बात पे डट गए हैं कि बैंक अगर ऑपोजिट साइड पे भी आ जाए तो नाम इसका बैंक ही रखें, लेकिन करंट लाइबिलिटीज में जाके कितना शो कर दें? 3 शो कर दें। क्लियर? बार बार बोलें, बैंक अगर ऑपोजिट साइड पे भी आ जाए तो इसका नाम क्या रखें? बैंक ही, लेकिन करंट लाइबिलिटीज में जाके बोलें कितना शो कर दें? 3। क्लियर? ओके। अब जरा आपने देखते रहना है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, यार ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कोई दुनिया में ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आप ही कहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि 31/12/15 की रात को मालिक मकान नहीं, सॉरी लेसर, ये कह दे कि तुम मुझे मालिक मकान समझ लें, जैसे लोग घर किराए पे देते हैं तो ये असर किराए पे दे रहे हैं, तो वो कह दे पहले साल मुझे कितना किराया चाहिए, अगले साल। अब हो सकता है लेसी बेचारा मजबूर हो, वो कहे यार मुझे तो तेरे से ही असर लीज पे लेना है, मुझे पसंद भी आ गया, मेरे पास जाने का टाइम भी कहीं नहीं, तो ठीक है पहले साल का तुझे मैं ज्यादा किराया दे देता हूं, अगले साल पे थोड़ा सा कम ले ली मेरे से। इज इट पॉसिबल? अब सोल्यूशन एंटायरली ऑल टुगेदर नहीं बदलेगा, छोटी छोटी चेंजेस आने लगी हैं सोल्यूशन में, जरा देखते रहना है। इधर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? 30। इधर क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 55। जी कमाया, दिखते रहिए, कमाया कितना पहले साल, दूसरे साल, पहले साल आया कितना? 80। इस साल नहीं एडवांस में नहीं आ रहा, साल के पहले दिन नहीं आ रहा, तो ज्यादा आ गए हैं पैसे, ये समझ। दूसरे साल कितना आया? 30। क्लियर? आ एरियर में ही रहा कराया, साल के आखिरी दिन आ रहे, लेकिन कमा रहे हैं 55। आ कितना रहा है? अब मुझे डर है कि कैरी डाउन चला जाना है ऑपोजिट साइड पे, और आपने अपना पूरा जोर लगाना है कि इस अकाउंट का नाम बदले। मैंने नहीं बदलना। नहीं, आपने जोर लगाते हैं बच्चे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, इतना जोर लगाते हैं बच्चे, पीछे पड़ जाते हैं। खुदा के लिए इस अकाउंट का नाम बदलें। फिर मैं कहता हूं इसका भी बदलें, चुप हो जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि कैरी डाउन ऑपोजिट साइड पे जा रहे, सिचुएशन बदलती हुई लग रही है। कमाया कितना? 55। आया कितना? मुझे लग रहा है ज्यादा आ गया है, ज्यादा आ गया, जितना कमाया था उससे ज्यादा आ गया। इसको आप एडवांस कहते हैं, ज्यादा आ गया, एडवांस आ गया, ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? इसीलिए तो अगले साल फिर कम आया ना, इसीलिए तो अगले साल कम आया, फिलहाल ज्यादा आ गया, अगले साल कंपनसेट करने के लिए ये कैरी डाउन इधर आ गया उल्टी साइड के ऊपर, लेकिन नाम नहीं बदल रहा मैं। आप इतना जोर लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे कि रेंट रिसीवेबल नहीं है सर, ये रिसीवेबल नहीं है, ये तो अनअर्न्ड टाइप कोई लफ्ज होना चाहिए। अनअर्न्ड आ गया है 80, उसमें से 25 अभी तक कमाया, लेकिन मैंने नहीं नाम बदलना। बहुत ज्यादा जब बच्चों ने जोर लगाया ना, तो फिर मैंने एक नोट डलवाना शुरू कर दिया एग्जामिनर के लिए, जो आप नोट डाल के आ जाइएगा। फॉर रेंट रिसीवेबल, मैं भी लिखवाता हूं आपको, फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट रिसीवेबल। बहुत ज्यादा बच्चों ने जोर डलवाया, तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, भाई आप लिखाओ कि रेंट रिसीवेबल के लफ्ज से धोखा ना खाना। रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल दोनों को आसानी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? बोले बोले बोले। इससे इस नोट डालने से जिंदगी आसान हो जाएगी, सवाल जितना मर्जी उल्टा हो जाए, एंट्रीज का पैटर्न नहीं बदलेगा, एंट्रीज का पैटर्न नहीं बदलेगा। ओके, अब देखें धोखा धोखा, देखें क्या ये रिसीवेबल है? रिसीवेबल्स के तो कैरी डाउन इधर आते हैं। देखने में क्या है अकाउंट का नाम? देखने में क्या था? पैसे पड़े होंगे, जाके देखा नहीं पड़े हुए, बल्कि ओवरड्रॉन है। तो देखने में क्या है? जाके देखा तो ये तो उल्टी गेम है, रिसीवेबल नहीं है बल्कि वो ज्यादा दे गया है। ओके, तो चीजें बदलनी शुरू होंगी अभी, चीजें इधर चीजें, लेकिन इधर बदलने की जरूरत नहीं। इसका नाम ढिठाई से क्या रख दें? मैं ढीठ हूं, बोले मैं ढीठ हूं। इसका नाम क्या रख दूंगा जी? जैसे मैं इंट्रो की क्लास में ढीठ साबित हो चुका हूं, इसका नाम बैंक रख के। ओके, आगे बताएं जी। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन 0। अब एंट्रीज, शुक्र है एंट्रीज का पैटर्न नहीं बदलेगा, अल्लाह का शुक्र है। इस मेथोडोलॉजी का ये फायदा होगा, ना एंट्रीज का पैटर्न बदलेगा, ना एंट्रीज की कोई अंग्रेजी बदलेगी। हिम्मत करके बताएं, पहले साल आया कितना? कैश डेबिट डेटर डेबिट सेल। हाँ ये सारी बातें, फिगर्स तो बदलेंगे ना, लेकिन शुक्र है ये इंग्लिश नहीं बदलेगी। अच्छा जी, आप बताएं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितना? 30। अगली एंट्री बोले, डेटर डेबिट
कितना 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 55। डेप्रिसिएशन पे कोई चेंज नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन पे कोई चेंज नहीं आएगी। रेंटल इनकम बताएं पहले साल की और दूसरे साल की, डेप्रिसिएशन पहले साल की दूसरे साल की। 500 माइनस 50, 500 माइनस 50 माइनस 50 400 ना यार, ये करंट एसेट नहीं है। अब बैलेंस शीट में जाके आप इसको लायबिलिटीज में शो करेंगे, प्लीज बैलेंस शीट में जाके इसको आप करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे, और इसका नाम बैंक नहीं रखेंगे, इसका नाम बैंक ओवरड्राफ्ट रखेंगे। बैलेंस शीट यूजर के पास जानी होती है, यहां प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। टी अकाउंट हम खुद बना रहे हैं, हमारी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाएं। बैलेंस शीट यूजर के पास जानी है, वो बिल्कुल प्रॉपर सही होनी चाहिए जी। बैलेंस शीट बनाते हुए हम ध्यान रखते थे, यहां पे इंट्रो की क्लास में हम ओवरड्रॉन जब आ जाता था तो क्या लिखते थे, करंट लायबिलिटीज, और ये 3 रुपए करंट लायबिलिटीज में शो करते थे, किस नाम से, बैंक ओवरड्रॉन के नाम से। इसलिए इसका नाम अब रेंट रिसीवेबल नहीं हो सकता। क्या होगा बोलें, अनअर्न्ड रेंटल का क्या मतलब है, आ गए हैं पैसे अभी तक कमाए नहीं। अनअर्न्ड रेंटल, ज्यादा रेंटल या एडवांस रेंटल कितना, और अगले साल 0। क्लियर। अब आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कल के नोट्स में सवाल था। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। आज के नोट्स भाई बांटो। एक मिनट बस मैं सवाल लेता हूं, 1 मिनट। अब आगे 5 मिनट आप लोगों के सवाल ही लेने हैं। पूछो भाई। जहां मर्जी लिख दो यार, छोड़ो पर हिलना। इधर लाओ कैमरा। ये पूछ रहे हैं सीडी कहाँ लिखें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, नॉर्मल लिख दें, मत लिखें, सीडी की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन है ही कुछ नहीं, है ही सीडी है ही नहीं, बस छोड़े परे, कहीं भी लिखने की। नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है, क्लासिफिकेशन सही होनी चाहिए जी। भाई इस रो में और ला दें जी। आज के नोट्स में देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्टली सॉल्व क्वेश्चन 10 ऑफ, और अब हमारे लेक्चर नोट्स का कौन सा सवाल है, क्वेश्चन 11 सारा वही है, सिर्फ हमने क्या किया, इधर 80 को पहले कर दिया और 30 को। अब ये क्वेश्चन 11 मैंने व्हाइट बोर्ड पे नोट किया, लेकिन आपको नोट नहीं करने का टाइम दूंगा। क्वेश्चन 11 जरा देखते रहें, अभी जो सॉल्व किया, फिगर्स आपको याद है, 80 जमा 30, 110 डिवाइड बाय 2 55। उसी तरह रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, कमाया 55 आया, पहले 80 आया, बाद में आपके समझने के लिए कैरी डाउन के साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, अनअर्न्ड। ये रिसीवेबल नहीं है, ये क्या है, अनअर्न्ड, ये जो अभी सवाल करवाया, और इधर कैरी डाउन निकालने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज, पहले 80 आया, फिर अगले साल, लेकिन कमाया कितना है, 55। एंट्री जरा याद कराएं, कैश डेबिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर डेबिट। जर्नल एंट्रीज, नोट एग्जामिनर के लिए, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल। और अगर कोई 2-4 जानने वाले साथ बैठे हुए हैं तो वही भी शक लिख दीजिएगा, वी हैव यूज्ड द वर्ड, हम सब ने मिलकर सोचा है रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड के चक्कर में ना पड़ें, जैसे इंट्रो की क्लास में बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ते थे। हमने अपनी जिंदगी आसान कर ली है। थोड़ी सी अजीब बात लग रही है, लेकिन जिंदगी आसान हो गई है, ना एंट्रीज का पैटर्न बदला है, ना और कुछ ज्यादा डिटेल में चीजों को सोचना पड़ा है, टाइम बहुत सेव हो गया। तो इसलिए एग्जामिनर मैंने रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल के लिए कौन सा लफ्ज यूज कर लिया है, और ज्यादा तफसील ना लिखते जाइएगा, जैसे कि मैं इंट्रो की क्लास में बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक ही का लफ्ज लिखता था। कोई लॉजिक्स नहीं देनी आपने उधर बैठ के, ओके। अच्छा जी, और बैलेंस शीट में वही 450 पहले साल 400, लेकिन ये देखें करंट अनअर्न्ड रेंटल इनकम कितनी 25, और P&L में वही 55 55 50 50। तो ये 11 हो गया क्वेश्चन, और कल कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 10 किया। बस यार ये एक सवाल करना है आज, फिर खत्म करते हैं। तो इसी तरह का सवाल है, रिवीजन है बस एक। रेंट आएगा तो वो दिया और इतने सालों का रेंट
तो टोटल को रिसीवर कैलकुलेट कीजिएगा, जितना उसका कमाया वो अर्न हो जाएगा बाकी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। पास का तजर्बा है। इधर लाओ, इधर लाओ कैमरा। भाई मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं इधर खाली रेंट का लफ्ज़ लिख दें, बेहतर नहीं है समझने के लिए, क्योंकि बैक एंड पे डेटर अकाउंट से चले हैं। कुछ कह रहे हैं रेंट रिसीवेबल स्लैश अनअर्न्ड लिख दें। मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ें, नोट डाल दें। मैं कहता हूँ इंट्रो की क्लास में आपने ये किया, खुदा के लिए FR2 में करने दें। आप और तरफ जा रहे हैं, इंट्रो में कर लिया है, अपने हाथों से करके आए हैं, तो FR2 में मुझे मेरे हाथों से करवाने दें ये बात कि रेंट रिसीवेबल इधर क्या लिखा होता था, बैंक। नाम आप टीचर को पता नहीं क्यों नहीं उधर बदलने को कहते थे, नए नए थे शायद इस वजह से, नए नए बच्चे थे तो नाम बदलने को नहीं कहते थे, लेकिन बैलेंस शीट में से कहाँ शो कर देते थे, करंट लायबिलिटीज में। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, नाम बदलने की इधर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे कैरी डाउन आ रहा है तो बैलेंस शीट में कहाँ शो कर दें, लायबिलिटीज में। अच्छा जी, दोबारा बता दें एंट्रीज आसानी के लिए, जल्दी जल्दी। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, और डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। सारी बात अपनी जगह। अभी जो सवाल है आप वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12, एसेट इज परचेज्ड ऑन जनवरी 2009 बाय लेसर फॉर रुपीज बोलें 30,000। लेसर ने कितने के एसेट खरीदे जी, 30,000 का। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज जनवरी 2009। यूजफुल लाइफ इज, लीज टर्म इज 3 years। एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एडवांस। कितने रुपए जी, 8,000 रुपए। साल के एंड पे किराया पे हो रहा है, शुरू में किराया पे हो रहा है, शुरू में किराया पे हो रहा है। टू बी रिड्यूस्ड बाय 5% एनुअली। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसकी एग्जांपल लिख लें, लॉयर फीस वगैरह। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लॉयर फीस वगैरह। जैसे एसेट खरीदने में भी आपको पता है ऊपर के खर्चे होते हैं, तो लीज में भी ऊपर के खर्चे होते हैं। ऊपर के खर्चों से मुराद रिश्वत ना लिया करें, तो ऊपर के खर्चे होते हैं। ऊपर के खर्चे लॉयर को आपने फीस दे दी, यार ये हमारा लीज एग्रीमेंट ड्राफ्ट करा दो, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर एट स्टार्ट ऑफ लीज इज रुपीज ओनली 6,000 रुपया। तो ये एक नई लाइन है सवाल के अंदर, बाकी सब पुराने। अच्छा मुझे ये बता दें, लीज कितने साल की है, 3 साल की है। किराया हर साल 8,000 है, हर साल 8,000 है। पहले साल कितने, जरा बता सकते कैलकुलेटर पे, दूसरे साल कितना होगा, 7,600। कितने लोगों ने 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000 लिखा है? कितने लोगों ने 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 95% लिखा है? जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, वो तो वही है ना, 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000 ही है ना। तो 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000 भी सही है, और 8,000 इंटू 95% भी सही है। आसानी इसमें 8,000 इंटू 95%। लेकिन ये दूसरे साल का किराया है, तीसरे साल का किराया कैसे निकलेगा? फर्दर उस फिगर को 5% कम करेंगे। क्लियर? ओके। अब मुझे बता दें कौन से 2 कॉलम सवाल के शुरू में डाला करने हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट। तो देखें 80-30 हो या 30-80 हो, जो 2 सवाल हमने किए हैं, मेथोडोलॉजी सेम है, सिर्फ बैलेंस शीट में डिसाइड करना पड़ेगा या करंट एसेट है या करंट। और तू इधर ही रहे, तूने बड़ा साथ दिया आज। तू ना होता ना तो इन बच्चों ने बंदे लेके आ जाना था। शुक्र है तूने बड़ा साथ दिया, तेरा नाम हमने नहीं बदला था। इसको इधर ही रखें, मैं बड़ी इसकी इज्जत करता हूँ कम से कम। अच्छा जी, तो वर्किंग 1, लेकिन फिर 2 कॉलम डालें, डेट और इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन मोहतरम, डेट और इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम डालने के बाद पहले मैं आपसे इंस्टॉलमेंट्स निकलवा लेता हूं, उसके बाद पहले मैं टेस्ट लगाऊंगा कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज। अगर ये फाइनेंस लीज साबित हो गई तो मुझे फिर यहां प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम डलवा दीजिएगा। अगर ये ऑपरेटिंग लीज साबित हुई तो फिर ये 2 कॉलम मेरे लिए काफी होंगे, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है। हो सकता है मेरी फाइनेंस लीज साबित हो जाए, यहां मैं प्रिंसिपल का कॉलम डालूं, यहां इंटरेस्ट का कॉलम डालूं और बैलेंस का कॉलम डालूं। जानबूझ के इतनी जगह छोड़ दी है ताकि अगर एंड पे फाइनेंस लीज भी साबित हो तो अगले 3 कॉलम डाले जा सके। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साबित हो गई तो फिर 2 कॉलम काफी होंगे। और अगर फाइनेंस साबित हुई तो पहली लाइन में एनआई की जगह भी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं एनआई की जगह भी छोड़ देता हूं, कोई मसला नहीं। मुझे बस किस्तें बता दें कब कब आनी है। 2009 की, इधर ऊपर देखें ना, इधर ऊपर देखें, 2009 की किस्त 2009 के शुरू में आनी है या एंड पे आनी है?
रेंटल्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस। तो लीज शुरू कब हो रही है? 2009 में। पहली किस दिन आनी है? 1 जनवरी 9 को। दूसरी और तीसरी, लेकिन 8,000 नहीं मैं यहां लिख सकता, 8,000 ये नहीं लिख सकता मैं। क्लियर? क्योंकि किराया हर साल कितना कम हो रहा है? 5% कम हो रहा है। तो 1 जनवरी 9 को देख लेते हैं कितना किराया आ रहा है, इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है। चलें जी, एक लाइन खाली छोड़ देता हूं, हो सकता है एंड पे ये पता चले फाइनेंस लीज है। 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 11, ये किराया आने की तारीख मैंने लिखी है। 31/12/9 क्यों नहीं डाला? एरियर में किराया नहीं आ रहा, किस में आ रहा है? एडवांस में आ रहा है। कितना किराया जी? 8,000 इंटू 95%, 7600। जैसे उस सवाल में था यार 80-30, सवाल में भी था ना 80 था, फिर 30 था, कम हो रहा था, तो इधर भी कम हो रहा है जी। बोले अब नहीं 8,000, हाँ 7600 का 7220। अच्छा जी, या किसी ने इस तरह अगर निकाला है 8,000, भाई कैमरा इधर रखना, 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000 और 7600 माइनस 5% ऑफ 7600। इट्स अप टू यू, दोनों तरीके सही है, मेरी नजर में ये ज्यादा बेहतर है, आसान तरीका है। किसी दुकान पे आप चीज लेने जाएं, 20% डिस्काउंट लिखा हो तो आदत डाल लें आप, उसकी प्राइस पकड़ के 80% से मल्टीप्लाई कर दें, बजाय के सीधे तरीके से चलें। शॉर्टकट तरीका है, उसकी प्राइस पकड़ के 80% से मल्टीप्लाई, तो 5% डिस्काउंट दे रहे हैं हर साल इसको, तो 95% से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब हमने टेस्ट लगाने हैं इसके ऊपर 5 टेस्ट लगाने के बाद हम डिसाइड करेंगे ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। अच्छा, टेस्ट ज़बानी याद करके आया हूं मैं, आपको भी ज़बानी याद हो गए होंगे। टेस्ट ABCDE या 1 2 3 4 5। क्या, गौर से सुनते रहिएगा, क्या तीसरे साल के एंड पे लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाएगा? कोई ऐसी लाइन मिली सवाल में? ये पेपर में टेस्ट लगाने नहीं है, ज़बानी ज़हन में सोचने हैं। दूसरा, क्या तीसरे साल के एंड पर मार्केट प्राइस से कम पैसे देके ये एसेट लेसी लेसर से खरीद सकते? कोई ऐसी लाइन है? कल के सवाल में होमवर्क में थी, आज नहीं है, आज नहीं है। तीसरा, अब वो जो साथ वाले से आप पूछते थे, इज लीज टर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? लीज टर्म कितनी है? 3 into 100 इज इक्वल टू 50%। ये किससे लेस आ गया? इसलिए ये भी बहुत थोड़े अरसे की लीज है, तो मेजर लीज नहीं है, मेजर पार्ट नहीं है, इसलिए इसका जवाब भी क्या आ गया? नो आ गया। क्लियर? एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है, एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है, कहीं ऐसे नहीं लिखा हो कि ये एसेट बहुत ही स्पेशल नेचर का है। ओके, नेक्स्ट, स्पेशल नेचर के एसेट में एक लाइन में आगे कोई चीज लिखी हुई थी, वो किसी दिन पढ़ा दूंगा, फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं। एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है। पॉइंट डी, पीवी ऑफ एलपी को अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो 90% तक जवाब आ जाए तो भी ये लीज फाइनेंस हो जाती है। अच्छा, अब मोहतरम इधर मैं चाहता था कि पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करूं किससे? फेयर वैल्यू से। पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से। अच्छा, पहले तो मुझे एलपी बता दें, यानी लीज पेमेंट्स बता दें, इसमें डिस्काउंट तो नहीं हुआ ना? ये इंटरेस्ट नहीं है 5%, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये तो किसने कम हो रही है प्लीज, ये ग्रॉस अमाउंट है। 222820 22,820 हमने देने हैं लीज पेमेंट्स की मद में, इसको आप कह सकते हैं लीज पेमेंट्स। ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि ये आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स वाला कॉलम है, तो ये प्रेजेंट वैल्यूज नहीं है, ये लीज पेमेंट्स हैं। एक काम मैं कर रहा हूं जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन मजबूरी के दर्जे में कर रहा हूं, मजबूरी के दर्जे में मैं फॉर्मूले को बदल रहा हूं, शायद मजबूरी के दर्जे में किया हुआ काम सही नतीजे की तरफ ले जाए, शायद मजबूरी में किया गया काम सही नतीजे की तरफ ले जाए। स्टैंडर्ड चाहता था मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से, लेकिन सवाल में डिस्काउंट रेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता। जब मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता तो मजबूरन मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू लिए बगैर ही फेयर वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं लीज पेमेंट्स। ये डिस्कशन हो रही है पॉइंट डी की, डिवाइडेड बाय 70। मजबूरी में किया गया काम शुक्र है एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन में हमें ले गया,
अब एक फिक्रा बोलने लगा हूं, तारीखी फिक्रा आपने अपने दिमाग में बिठाना है। अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट वैल्यू लेके जब फेयर वैल्यू से डिवाइड करते तो कहां जवाब 90% आना था। तो दोबारा सुने बात को, जब आपने लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया तो जवाब 76%, इधर 90% चाहिए होता है हमें। जब एलपी को एफपी से डिवाइड किया तो जवाब 76 आ रहे, तो जब पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करेंगे तो पीवी तो ऑलरेडी 22 की बजाय 20, 21 या 19 पे खड़ी होगी। तो जब पीवी आएगी तो 19, 20, 21 पे खड़ी होगी। जब 19, 20, 21 को डिवाइड करोगे 30 से तो ये तो जवाब 76 से और गिर जाएगा। इसलिए गलत फॉर्मूला लगा के 100% सही नतीजे पे पहुंचे हैं। फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला क्या था, पीवी लो, लेकिन शुक्र है सही नतीजे पे पहुंच गए हैं। मजबूरी में ये काम किया है। अब ये बात मैं उर्दू में लिख रहा हूं। अगर एलपी को फेयर वैल्यू से बोलें डिवाइड करके 76% आया तो पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करने से तो जवाब और कम आएगा, और कम आएगा। यार नहीं, इसी बॉर्डर पे टेस्ट नहीं करेगा ना वो, बॉर्डर पे तो तैयारी के बगैर नहीं भेजेगा। बच्चे पूछ रहे हैं 92% आ जाए या कुछ आ जाए, इस तरह तो बॉर्डर पे तो नहीं टेस्ट करेगा आपको। तो अगर उसने खेलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से खेलेगा। से एज्यूम शायद 73% आ जाए, शायद 74% आ जाए, लेकिन मस्ट कम आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो चीज को गिरा देती है ना, इसलिए इसका जवाब भी क्या आ गया, नो। उधर ही रखो, उधर ही रखो जी, ये वाला इसी। अभी ना फिलहाल जरा ऊपर करो, थोड़ी देर में फिर बंद करवाता हूं। सर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ले रही है, पेमेंट है ये भी सिर्फ। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की मैं बाद में बात करता हूं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी लेसर की गेम नहीं है, ये लेसर अपने लॉयर को दे रहा है, इसकी बात अलग होगी। अभी मैं लेसी और लेसर की बात कर रहा हूं। अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करके 76% आया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करने से तो जवाब और कम आएगा। कहां तक हमें चाहिए होते हैं 90%, ये तो 90% से पहले ही कम आया 76, डिस्काउंट कर लेंगे तो और कम आएगा। ओके अच्छा, ये बता दें कि इधर कितना कराया था 8000, इधर 70 और इधर 722, और अल्लाह का शुक्र है इसकी डिस्काउंटिंग भी आप कर सकते हैं। आपको अगर रेट दिया होता तो आपने डिस्काउंटिंग भी कर लेनी थी, एनओडी का फॉर्मूला लगा के मैनुअली। और इसकी डिस्काउंटिंग किसी दिन हम सीखेंगे भी, इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे भी, आपको रिवाइज कराई जाएगी इसकी डिस्काउंटिंग। लेकिन फिलहाल इसकी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करके जवाब नहीं आ रहा। तो ओके अच्छा, ये एक सवाल आया था, इसका सुन लें, मुझे ना एक एक चीज बताते रहें। ये पैसे जहन में रखें, लेसी और लेसर जहन में रखें, लेसी और लेसर। भाई इधर देखना ऊपर, आप सेकंड लास्ट भाई, लेसी और लेसर जहन में रखें। ये पैसे किसने किसको दिए? लेसर ने जिस किसी मशीन या एसेट सप्लायर से खरीदा उसको दिए होंगे ये पैसे। ये 30,000 रुपए लेसर ने दिए होंगे। ये मुआहिदा किस और किसके दरमियान तय हुआ? लेसी और लेसर के दरमियान। ये किराया किसने किसको देना है? लेसी ने लेसर को देना है। ये पैसे किसने किसको दिए? ना 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 ना, ये शायद लेसी को पता भी ना हो, ये अमाउंट तो शायद लेसी को पता भी ना हो, लेसी के फरिश्तों को भी पता ना हो, ठीक है, फरिश्ते भी गैब का इल्म नहीं रखते, तो शायद लेसी के फरिश्तों को भी पता ना हो। ये पैसे किसने किसको दिए? हाँ, लेसर ने अपने लॉयर को दिए। लेसर ने, एतजाज साहब नाम है लॉयर, एतजाज रख देते हैं, तो ये लेसर ने एतजाज करवाया इस लीज के लिए। मैं लीज करने लगा हूं 6000 पहले मेरी लीज सही करवा दे, तो 6000 रुपए लेसर ने अपने लॉयर को दिए हैं। क्लियर? अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि लेसर का आउटफ्लो कितना है? 30,000 भी आउटफ्लो है, ये लेसर का आउटफ्लो है, और इसमें ये लेसर की नजर में इनफ्लो है। ये तो वैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन को जरा समझाने के लिए बातें कर दी। चलें जी स्टार्ट करते हैं एंट्रीज करना। एक एंट्री नहीं होगी वो जो आईटीसी वाली है,
वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसने कंक्लूजन लिखा है नीचे इन पांचों के। गुड, 4-5 लोगों ने लिख लिया था, बाकी लोग भी लिख लें। कंक्लूजन एज आंसर टू ऑल ऑफ द अबव इज नो, देयरफॉर इट इज ऑपरेटिंग लीज। एज आंसर टू ऑल ऑफ अबव इज नो, देयरफॉर इट इज ऑपरेटिंग लीज। पांचों में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो, पांचों का नो आए तो ऑपरेटिंग लीज। एज आंसर टू ऑल ऑफ द अबव इज नो, देयरफॉर इट इज ऑपरेटिंग लीज। फॉर लेसर, ये फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज आज बता रहा हूं, ये लफ्ज सिर्फ लेसर के लिए हैं। लेसी कोई और लफ्ज यूज करेगा, वो फिर देखेंगे। ओवर, ये जो है ना, ये इनकम नहीं है, ये तो आया है, कमाया मुझे चाहिए। आया कमाया, आया कमाया, आया कमाया, तो ये तो आया 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 है। अभी मुझे क्या चाहिए? कमाया कमाया। उसके लिए अलग लाइन होती है, क्या एक नई लाइन होती है, रेंटल। अब मैं अगले कॉलम क्यों नहीं डाल रहा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस के। आप कहते हैं हमें पहले ही पता था, आपने जो व्हाइट बोर्ड पे इधर करके लिखा था, वो हमें वैसी बातें करके प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस की जगह छोड़िए। अच्छा जी, रेंटल इनकम स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड कर लें जी। 3 सालों में टोटल कितना आया, तो पर ईयर जरा स्ट्रेट लाइन पे निकाल दें। 7607। वो किधर गया है, वो 1-2 रुपए वाली जो बात कर रहा था भाई? 10 रुपए लेंगे। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें। 7607 आपने रेंटल इनकम निकाली है। 7607 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 सालों से। 7607 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2822822221। अब यहीं से बड़ा पड़ जाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको 3 से ज़रब दूं, 228221 आ रहा है, तो फिर मोहतरम अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो फिर इसको इस तरह कर दें, इसको इस तरह कर दें। अब आप इसको जरा ज़रब दें 3 से, ये आ जाएगा 228220 आ गया। लेकिन अब क्या करना, 66667 आना था, सॉरी यू आर राइट, 66667 आना था, यस यू आर राइट, आ गया ना। तो कोई फायदा नहीं है इसका, वेले लोगों का काम है। हम राउंड कर दें, इसको क्या करते हैं 7607। ओके, सफे पे हाथ फेरें, एंट्रीज करेंगे आप। डिवाइडेड बाय 3। थोड़ी देर के लिए वर्किंग 1 नहीं देखनी, ये तो लेसर के इनफ्लोज हैं। पहले जरा लेसर के आउटफ्लोज की मुझे जनरल एंट्रीज करवा दें। एसेट डेबिट, और इसको भी कैपिटलाइज करते हैं, इसको भी कैपिटलाइज करते हैं, एक्सपेंस में नहीं डालते, एक्सपेंस में नहीं डालते, ये मैं बता रहा हूं, इसको भी कैपिटलाइज करते हैं। बोलें क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और इसकी एंट्री भी कैपिटलाइज। जैसे बाकी ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन वगैरह को ऐड करते थे इंट्रो की क्लास में, इसको भी क्या करते हैं, हाँ डेप्रिसिएशन की बारी जब आएगी तब मैं डिस्कस करूंगा, बताता हूं, वो अगली डिस्कशन है डेप्रिसिएशन की। अच्छा जी, ईयर एंड बोलें, ईयर एंड बोले 31/12/2009। भाई ये पंजाबी वाली 9 क्या होती है, यू नो, नहीं मुस्कुरा रहे आप। यकम जनवरी 2009, हंसते खेलते रह गए, बोले ऐसे संजीदा बन के ना घर में रह गए, ऐसा डेबिट, लेकिन मजाक उड़ाया ना करें किसी का, कर लिया थोड़ा सा हल्का फुल्का, लेकिन मजाक उड़ाया ना करें। ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट जी 30,000। लेसर ने एसेट खरीदा और उसकी डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन हम अज्यूम करेंगे लॉयर को भी लीज के शुरू में ही पैसे दे दिए, लिखा हुआ एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 लॉयर फीस। अभी मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना तो इसकी वजह फिर बताऊंगा। बेहतर है हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर ले। माशाल्लाह अच्छी बात है, मशवरे आपने पहले से तैयार रखे होते हैं, अच्छी बात है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30,000 से और एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 से। ये एसेट के सप्लायर को दिए और ये किसको दिए, लॉयर को दिए। ओके, अब मोहतरम अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसान काम है। मेरी नज़र में ये सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, मेरी नज़र में, क्योंकि अब हमने इतनी आसान कर ली हैं चीज़ें कि आप परेशानी की ज़रूरत ही नहीं। 1 मिनट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट।
एंड पे टी काउंट बना के देख लेंगे रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है, वो पता नहीं, टी काउंट बना के देख लेंगे। फिलहाल एंट्रीज करते हुए सोचने की कुछ जरूरत नहीं। एंट्रीज के लिए टी काउंट जरूरी नहीं है। मुझे बता दें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से करूं? 8000 से। 8000 से। इस सवाल की वजह से मैं कह रहा था कैश को पहले लिखने की आदत डाल लें। क्यों? क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि एडवांस का सवाल होता है, साल के शुरू में किराया आ रहा होता है, कई दफा साल के एंड पे किराया। तो चाहे साल के शुरू में किराया है चाहे साल के एंड पे किराया है, बेहतर है आदत डालें कैश की एंट्री पहले कर लें। तो बताएं एंट्री 8000 की कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और 7607 की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा जी 7600 की एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और 7607 की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इसकी एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट और इसकी एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। चलें जी अब अपने अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे जो प्रॉपरली यूज होने चाहिए। ना 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 31/12 नहीं आपको शहजादे। पहले साल रेंटल्स की कितनी एंट्रीज होंगी? 2। आया कमाया 2 एंट्रीज, अगले साल आया कमाया 2 एंट्रीज, अगले साल आया कमाया 2 एंट्रीज। एंजॉय करें। पहले साल आया कमाया 2 एंट्रीज, दूसरे साल आया कमाया 2 एंट्रीज, तीसरे साल आया कमाया 2 एंट्रीज। तो 3 सालों में 2-2 एंट्रीज होंगी। आया कमाया, लेकिन कमाया ना हमेशा ईयर एंड पे करना है आपने। कमाया डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट 7607। ओके डेप्रिसिएशन की जगह छोड़ दो, डेप्रिसिएशन की जगह छोड़ दो। डेप्रिसिएशन की एंट्री में इंशाल्लाह भी कराता हूँ। चलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कराता हूँ जी। अगला साल जी ईयर एंडेड 31/12/2010। लेसर एसेट खरीदेगा? नहीं। लॉयर को पैसे नहीं देगा। आया कमाया यकम जनवरी 10 कैश डेबिट कितना जी? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट तमामन माशाल्लाह सारे काम करते हैं आप लोग। 31/12/10 अच्छी बात है, छींक को वैसे ही रोकना नहीं चाहिए। जानिंग को रोकना चाहिए, पता नहीं उर्दू में क्या जमाई है। अच्छा जी रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम घर वाले भी कह रहे होंगे कभी चना मूंगफली लगा होता है कमरे में बैठ के, कभी आया कमाया लगा होता है, पता नहीं क्या हो गया है। आप हमें सीए करने दो। अच्छा जी 31/12 क्या बोले मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं। कहीं 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 आप अगले को कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ जरा। ये वैसे ऊपर ऊपर से दिल से बोले मैं कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं। ये चीज़ अगर आ जाए ना आपके अंदर तो आप अल्लाह के वली बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता आती है, आ जाती है वैसे मेहनत करने से। अच्छा जी ऐसा नहीं तक करना। किनको? कैश एंड रिसीवेबल और रेंटल इनकम को कंबाइन नहीं किया। इन दोनों को कंबाइन कैसे कर लें? डेबिट और क्रेडिट रेट से फ्रेंड है ना।
विक्रम जनवरी को किराया आ रहा है और 31/12 को कमा रहे हैं। ना करो ना, पैटर्न क्यों बदलना है भाई? सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले सवाल में तो 31/12/9 को ही किराया आ रहा था, 31/12/9 को ही कमा रहे थे, तो 2 एंट्रीज करने की बजाय एक ही एंट्री कर देते भाई। इस जगह ये कर लें, उस जगह वो कर लें, तो ये बताने की बजाय एक चीज़ बेहतर नहीं, हर जगह आया कमाया कर लें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज की एंट्री में बड़ा रुला हुआ। जब मैंने ये FR2 पढ़ाना शुरू की थी उस वक्त पता नहीं कैसे कराते थे, फिर उसके बाद कैसे कराना शुरू की। अब फाइनल ये वर्जन है जो आपके सामने है, आजकल ये चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सही है। वो बड़ा स्यापा होता था, उसमें फिर ऑनलाइन के अकाउंट भी खुलते थे, वो बड़ी मुश्किल चीज़ें हो जाती थी, तो बस आया कमाया के चक्कर में पड़े आप। अच्छा जी, ये एंट्रीज आपकी हो गई। अब आप मुझे एक चीज़ बता दें, जहाज़ देखे कभी? जहाज़ देखें? अच्छा, ये जो आपके सामने ये टेबल कुर्सियाँ पड़ी हैं, ये सारा पड़ा हुआ है, इस पर देखें गन मारा हुआ है बच्चों ने। अच्छा, जहाज़ पे भी यही लोग बैठते हैं, आप लोगों में से भी बैठ के देखा होगा, मैंने भी तो बैठ के देखा था। वो कुर्सियों पे वही पीछे नाम लिखे होते हैं, मेरी आने की तारीख ये है, जाने की तारीख ये है, वो सारा टाइम और जहाज़ किस टाइम चला, मुझे खाने को क्या। जहाज़ की सीटों पे भी आपको यही मिलेगा, यानी कि जहाज़ में जाके खोता खोता नहीं होता, वो खोता खोता ही रहता है जहाज़। तो जहाज़ की सीटें भी ऐसी होती हैं। अच्छा, जहाज़ के इंजन की लाइफ अगर 50 साल है और जहाज़ की कुर्सियों की लाइफ 10 साल है, तो क्या करें? कुर्सियों को भी 10 साल पे डेप्रिशिएट कर लें या कुर्सियां उतार के बाहर रख दें? जहाज के इंजन को कितने अरसे पे डेप्रिशिएट कर दें? 50 पे डिवाइड कर दें। और जहाज की, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी एसेट में ज्यादा हिस्से हों, एक हिस्से को आप और लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरे हिस्से को और लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा होता है, बड़े बड़े जो एसेट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। अच्छा, अब ना ये भी कैपिटलाइज कर दिया, ये भी कैपिटलाइज कर दिया। अब ये इंडिपेंडेंट डिस्कशन है किरायों से, ये इंडिपेंडेंट डिस्कशन है, यानी ये इस वक्त डेप्रिसिएशन की डिस्कशन शुरू होने लगी है। डेप्रिसिएशन की डिस्कशन में आप मुझे राय दे दें, कल हमने एग्री कर लिया था कि एसेट को डिवाइड करना है उसकी लाइफ से, क्योंकि हमने 3 साल के लिए इसको लीज पे दिया है, अगले साल किसी और को लीज पे दे देंगे, 5वें साल किसी और को दे देंगे, इसलिए हम यही समझते हैं कि यूजफुल लाइफ हमारे साथ रहने। कल वाजे तौर पर यहां मैंने लिखवाया था, यहां पे ऑलवेज डेप्रिशिएट ऑन यूजफुल लाइफ। ऑपरेटिंग लीज में लेसर हमेशा किस पे डेप्रिशिएट करेगा? वो जो शॉर्टर ऑफ, और वो डिस्कशन शायद लेसी के लिए कभी की थी क्लास में, तो यहां हमेशा किस पे डिवाइड करना है आपने? यूजफुल लाइफ पे। तो अब 30 और 6000 को कैसे डेप्रिशिएट करना है, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। 30,000 का तो एसेट इन इट सेल्फ खुद है, तो एसेट की लाइफ कितनी है? किधर है ये एसेट की लाइफ कितनी है? ये जो लॉयर को आपने फीस पे की है, आपको क्या लग रहा है जो लॉयर को फीस पे की है, इस लीज को अरेंज कराने के लिए फीस पे की होगी, एट स्टार्ट ऑफ लीज पे की है, या कोई अगले जो लेसीज हैं उनकी लीजें भी एग्रीमेंट अभी करवा लिए होंगे, इस लीज को अरेंज कराने के लिए की होगी? तो सादा सी बात है, अब इस पे ज्यादा सवाल जवाब ना पूछिएगा ऑनलाइन वाले, सादा सी बात है, एसेट ने 6 साल हमारे साथ रहने, लेकिन जो लॉयर फीस का फायदा है वो सिर्फ 3 साल आएगा। अगले साल हो सकते हैं 3 साल के लिए कोई और लेसी मिल जाए, उस वक्त लॉयर भी महंगे पैसे मांगे, 7-8 हजार मांगे, वो फिर लॉयर को जो अगली फीस देंगे वो फिर देखेंगे उसका क्या करना है। फिलहाल इस लॉयर फीस ने कितने साल फायदा देना है? 3 साल। एक अजीब सी चीज होनी थी जो अच्छी नहीं थी, वो ये होनी थी कि पहले साल इसको खर्चे में डाल दें। तो अकाउंटेंट्स जब स्टैंडर्ड बना रहे थे उन्होंने सोचा पहले साल इसको खर्चे में ना डालो, लॉयर फीस को, बेहतर है 3 साल में खर्चे में डाल दो। तो इसको हम 3 साल में खर्चे में डाल देंगे, और इसको तो कल सीख लिया हुआ लेसर एसेट को हमेशा कितने सालों में डेप्रिशिएट करता है? 6 सालों पे। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एक ही दफा कर लेते हैं, हर जगह यूज हो जाएगी। जहाज को फर्ज करें डेप्रिशिएट कर रहे हैं 6 साल पे, और कुर्सियों को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 3 साल पे। अब 30,000 डिवाइड बाय 6, वैसे बताओ क्या है? 30,000 डिवाइड बाय 6 5,000। 5,000 किसकी डेप्रिसिएशन है? एसेट की। और 6,000 डिवाइड बाय 3 क्या है? 2,000 लॉयर फीस। अब आप कहेंगे लॉयर फीस भी डेप्रिशिएट होती है, और भाई जो चीज कैपिटलाइज हो जाए वो डेप्रिशिएट होती है। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा हुआ इंट्रो की क्लास में, ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन इसमें ऐड होती है, तो ऐड होकर भी डेप्रिशिएट भी होती है ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन। तो इसी तरह लॉयर फी डेप्रिशिएट होगी, कोई मसला नहीं जी। कितना? 7,000। P&L बना लें 3 सालों का। क्या चीज? हाँ बताता हूँ भी। हाँ 3 सालों।
चल पड़ा। कोशिश करें बैलेंस शीट भी बनाएं, शायद एक चीज वर्किंग आपको और करनी पड़े, बना लें बैलेंस शीट भी। हाँ ये देखो ना इधर इकट्ठा ही बैलेंस शीट में कोई मसला नहीं। पीपी के नाम से ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन भी तो बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन के बस डेप्रिशिएट हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस 2009 11 10 और 2009। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन 7000 और रेंटल इनकम, डिप्रिसिएशन याद रखिएगा एक्सपेंस है और रेंटल इनकम है 7607 7607 7607। इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन बेस पे इनकम रिकॉर्ड करना। बैलेंस शीट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स। चलें जी, 11 10 9 जी, 30 माइनस 7 36 माइनस 7 29,000। 36 माइनस 7 माइनस 7 36 माइनस 7 माइनस 7, दोबारा देखिए 36 माइनस 7 माइनस 7 22,000। 36 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7। इसी दफा आई कैप का भी सोल्यूशन मैंने इस तरह देखा था, समझ आ गया होगा आपको। मैं 1000 इधर नहीं लगा रहा, ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर तो मैं सवाल रुपीज में ही कर रहा हूँ ना। कितना 15,000। ओके, अब मोहतरम एक नोट डाल दें पहले ही, फॉर रेंट रिसीव्ड एंड अनअर्न्ड रेंटल इनकम जनरल एंट्रीज के ऊपर। फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल इनकम आई एम यूजिंग वर्ड रेंट रिसीवेबल। हर दफा ही नोट डाल दिया करें, फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल इनकम आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट रिसीवेबल। शुरू में नोट डाल दें, फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल इनकम आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट रिसीवेबल। अच्छा, वैसे कुछ लोग तो कहते हैं हम प्लस माइनस करके भी ये कैरी डाउन निकाल सकते हैं, कुछ लोग निकाल भी लेते हैं प्लस माइनस करके, लेकिन बेहतर है टी काउंट जरा शॉर्ट फॉर्म में बना लें, तो ज़्यादा डेट डूट्स डालने की जरूरत नहीं, जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। डेटर अकाउंट में याद है कैश इधर आता है और सेल इधर आती है, तो आया कम आया, लेकिन ना 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 नहीं यार, नहीं 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 सब कोई जल्दी नहीं। आया कमाया, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी कैरी डाउन के लिए। आया कमाया, जैसे डेटर अकाउंट में साइड पे आते हैं आया 7607। ओके, अब देख लेते हैं कैरी डाउन रिसीवेबल साइड पे आ रहा है या अनअर्न्ड साइड पे आ रहा है। 390, ये मैं अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, करंट लायबिलिटी है ये, करंट लायबिलिटी। ब्रॉड डाउन 393, लेकिन अब प्लीज 393 प्लस 7600 माइनस 7607,
386, ये भी साइड पे आ गया, गलत साइड पे 386, 386। ऑब्वियसली 1 रुपये का फर्क आ रहा है, इधर 6 रुपये पड़े हैं, इधर 7 रुपये पड़े हैं, लेकिन उस 1 रुपये को लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं 1 रुपये को कहीं लिखने की जरूरत नहीं। ओके, आप बता दें जी करंट लाइबिलिटीज में अनअर्न्ड पता क्या होता है, आ गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं, आ गया 8000 लेकिन सिर्फ कमाया इतना है, बाकी फिर कभी कमा लेंगे। जी कितने लोगों ने इसी तरह बनाई? ओके, देखो रेंट रिसीवेबल ना जरूर आता अगर आपका कैरी डाउन यहाँ आ जाता, ठीक है। अगर कैरी डाउन इधर आएगा ना तो फिर आपने अनअर्न्ड लिखना है, और अगर कैरी डाउन इधर आ जाता फिर रेंट रिसीवेबल। एक का फर्क किस वजह से आ रहा है आखिरी साल, उसको ना लिखें। 2 रुपए आ जाते, 3 रुपए 5 रुपए आ जाते, उसको लिखें ही ना, कोई मसला। इंट्रो की क्लास में हजारों रुपए से बैलेंस शीट आउट कर देते थे, तो वैसे ही मैं कह रहा था इधर 1 रुपए छोड़ें, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, खैर है। उसका फिर हल एक था, इस एक को यहां लिखो ही ना बस। हाँ अच्छा, हो जाती थी कोई मसला नहीं। अच्छा मोहतरम, अब नोट बनाना है सिर्फ वही लेस देन 1 to 2 ईयर, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन में तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट आता था ना, तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट तो इसका है कोई नहीं, तो इसकी सिर्फ आप ऐसा करें मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें 1-2 मिनट में। किस साल का बना लें? पहले साल का बना लेते हैं, 31/12/9 का बना लेते हैं मैच्योरिटी एनालिसिस। चलें जी, एक्स लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम हो, एक्स लिमिटेड नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड बोलें 31 दिसंबर 2009 का कर लेते हैं, बस 31 दिसंबर 2009 का। एक तो नोट का नंबर आ जाएगा 9, ऑपरेटिंग लीज। कौन सी लीज जी? देखते जाइएगा जहां को डिफरेंट बात नजर आई। 9.1 में आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश। 1-2 दफा और मैंने इंग्लिश लिखा पेपर में भी, आपने यहाँ इंग्लिश लिख के आ जाना है, लेकिन इसकी इंग्लिश सोल्यूशन जो होमवर्क का सवाल है उसमें देख लीजिएगा क्या इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश सोल्यूशन के सवाल से देख लीजिएगा। 9.2 बोलें जी, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। ठीक है, लिखने कोई मसला नहीं उसका। आप बताएं जी कि 31/12/9 का नोट बनाने के लिए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे, और उत्ते देखो 31/12/9 का नोट बनाने के लिए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे वो शुरू में ही हो गई है पेमेंट, 1 साल के अंदर, और ये 1 साल के बाद 2 साल के अंदर। लेस देन 1 to 2 और आगे 7 14820। सफ़े के टॉप पे लिख लें, रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनेगी। सफ़े के टॉप पे लिख लें, रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनेगी, या यहीं पे कहीं स्टार डाल के रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनेगी। एक नोट आपने घर से बनाना है, इसका वो पीपी का है यार, इसका पीपी वाला IS वाला नोट भी बनेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि कल बात करेंगे इस पे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि कल बात करेंगे इस पे, पीपी का IS 16 वाला नोट भी बनेगा। क्यों? ओ भाई ये देख लेना, तो बैलेंस शीट में इसके राइट ऑफ यूज आ रहे हैं या एसेट आ रहे हैं, तो इसका पीपी वाला नोट भी बनेगा। तो छोटा सा नीचे लिख लें, पीपी वाला नोट भी बनेगा, कल बना लेंगे आके। इससे पहले बना दो बाद में बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पीपी के नाम से बनेगा, क्योंकि इसका राइट ऑफ यूज नहीं है। राइट ऑफ यूज तो लेसी का होता है, इसका तो एसेट है। चलिए मैं कल बना दूंगा, छोड़ें कल बना लेंगे। इधर आ जाओ। अच्छा भाई, होमवर्क के अंदर सिर्फ एक सवाल है आपका, क्वेश्चन 19 जो आपको नजर आ रहा है, और इसके ऊपर ना थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ानी थी, लेकिन अभी ऑब्वियसली अब आज टाइम नहीं मिल सका। ऑपरेटिंग लीज की थ्योरी के बैलेंस शीट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, ये इंशाल्लाह कल देख लेंगे।
तो कल इतवार है, कल क्लास होगी, लेकिन ऑनलाइन वालों की तो मंडे को अपलोड होगी 2-3 पार्ट्स में करके, ताकि उनके लिए डाउनलोड करना आसान हो। 2-3 घंटे की क्लास हम करेंगे। IAS 38 के हम MCQs भी करेंगे। वो MCQs ऑनलाइन वालों को मैं आज के होमवर्क में डाल के लिख देता हूँ कौन कौन से करने हैं, और आपको भी मैं मैसेज करवा दूंगा कौन कौन से MCQs करने हैं। ठीक है जी, क्लोज करूँ।